गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। आशा है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये रेगुलर चलने वाली क्लास है और ये कहीं भी कोई पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके कॉमन सिलेबस पे है। सब जगह आपको ये काम आएगा। तो पिछले क्लास में जैसा हम लोगों ने एक सिलेबस बना के चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जो कॉमन सिलेबस बनाया है जो देश में हर एग्ज़ाम के लिए काम का है। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, सीखने वाले को समझिए, बच्चे को समझिए जो इस कार्य में। तो उस पाठ्यक्रम में पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। इस पर क्लास हो चुकी है। और यानी विकास, वृद्धि, उसकी चुनौतियाँ, सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसमें है मॉरल और एटसेट्रा, डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन, विकास में विचलन और इसका प्रयोग। तो आज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात होगी। मॉरल डेवलपमेंट की बात नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। तो पीछे आपने अच्छी तरह से देखा कि विकास में वृद्धि क्या है, विकास क्या है, विकास कैसे जीवन भर चलने की प्रक्रिया है, विकास कैसे गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होते हैं। तो अब क्लास को शुरू करते हैं। तो इसको विकास का क्षेत्र, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, तो क्या है? शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि विकास में विचलन और इसके निहितार्थ। तो जब मानव विकास के संबंध में प्रयोग किया जाता है तो डोमेन सब विकास और परिवर्तन के विशिष्ट पहलुओं को संदर्भित करता है। विकास के प्रमुख डोमेन शारीरिक, संज्ञात्मक, भाषा और सामाजिक, भावनात्मक है। चूंकि जब विकास होता है किसी भी मनुष्य का, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पे आता है तो एक बायोलॉजिकल यूनिट होता है, यानी एक जैविक इकाई होती है। हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, लिंगीय पहचान उसके पास होती है। लेकिन जब वह आ गया इस धरती पे तो वो किस प्रोसेस के अंदर आ जाता है? समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, सोशलाइजेशन शुरू होती है। जैसे ही सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके साथ कई चीज़ें ऑन हो जाती हैं। उसी के साथ संज्ञात्मक, यानी उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, और डे टू डे ऑब्जर्वेशन से उसके एक्सपीरियंस डिपॉजिट होने लगते हैं, नॉलेज आने लगते हैं, चीज़ों के कारण और प्रभाव को समझने लगता है। तो इसी चीज़ को लेकर ये क्लास में आज हम बात करेंगे। तो बच्चे एक समय में, एक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट परिवर्तन का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए कोई बच्चा चलना सीखता है, तो चलना सीखने से क्या होता है कि उसका ध्यान केंद्रित होता है उस लोकोमोटिव डेवलपमेंट पे, और उस चलने के जो पैमाने हैं उसको एक्सपीरियंस करता है, गिरता है, उठता है, संभलता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा वो उसका एक शारीरिक विकास होता है और वो चलना सीख जाता है। जब उसको चलने में मास्टरी हो जाती है, महारत हासिल हो जाती है, तब उस महारत यानी उस कौशल से फिर चलने को आनंद करने लगता है। फिर वो डांस करने लगेगा, वो कूदने लगेगा, तेज़ दौड़ेगा, पीछे की ओर चलेगा, मतलब डिफरेंट रूप से उसका प्रयोग करने लगता है, जो कौशल की अपनी एक अतिरिक्त विशेषता है कि जहाँ भी आप में कौशल्य आएगा तो आप फिर उसको इंजॉय करने लगते हैं। जैसे कोई तैरने लगता है तो फिर उसमें जल क्रीड़ा करने लगता है, कोई लिखने लगता है, कोई भी जब चेतना उसमें उस ढंग की जग जाती है तो उस चीज़ से वो अपना मनोरंजन भी करने लगता है। यही तो सृजन है। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ राइजिंग द क्रिएटिविटी इन पर्सनालिटी,
तो आप सृजनशील हो जाते हैं, आप रचनात्मक हो जाते हैं। और उसी तरह से वो भाषा सीखने लगता है, शब्दों का भंडार उसका बढ़ जाता है और बहुत सारी शब्दों के साथ उसकी संस्कृति उसके साथ चलने लगती है। क्योंकि भाषा का जो विकास है वो जब वो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है लोगों को बोलता सुनता है, उसके पास कान में कोलाहल जाती है और उस चीज़ को वो डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। करते 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 रिपीटिशन जब बार बार होता है, डेट इज़ कॉल्ड अ डेलिबरेट प्रैक्टिस। एडरसन ने उसको डेलिबरेट प्रैक्टिस कहा है, दूसरे एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। तो डिलिबरेट प्रैक्टिसनर वो बन जाता है और बार बार और फिर गूंगा करने लगता है, संघर्ष करने लगता है और चाहता है कि इसकी नकल करें। ऐसे कई भाषाविदों ने प्रयोग किया कि मनुष्य के बच्चा को कहीं और रख के देखा कि उसमें फिर वो उस ढंग से बोलने की, उस ढंग से डिकोड की क्षमता आने लगती है। तो अपने माँ से, अपने बहुत निकटतम सन्निकट परिवेश से भाषा का संघर्ष शुरू होता है। उसमें तब वो कुछ शब्द को फेंकना चालू करता है, कुछ जो बहुत इजी बोल सकता है उन शब्दों को बोलता है। खासकर इसमें स्वर के शब्द पहले आते हैं, चूँकि व्यंजन में स्वर के सहयोग से बोला जाता है। मम कुछ बोल देगा, पा, फिर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने लगता है। जब वो व्यक्त करने लगता है, जब शब्दों को बना लेता है, तब जाके वो वाक्य विन्यास की ओर आता है। और कोई भी बच्चा गलत वाक्य विन्यास नहीं देगा। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा हाथ पेन पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए पेन को ये नहीं बोलेगा वो इसकी जगह कि पेन हाथ को पकड़े हुए। कर्ता, कर्म, क्रिया, कोई सेंटेंस की गलती नहीं होती। प्रॉब्लम होती है जब एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज उसमें होता है, जब कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखता है तो दिक्कत होती है। अब देखिए, एक भाषा का एक बहुत बड़ा खेल कि हिंदी हिंदुस्तान में किसी की भाषा नहीं है। हिंदी को बहुत पुरानी भाषा नहीं है, एक लैंग्वेज फ्रेंका, एक आम बोल चाल सबको कनेक्ट करने के लिए एक हिंदुस्तानी भाषा बनी, जिसमें उर्दू से भी शब्द आए और संस्कृत से भी सब टूट टूट के गए और लोग और अन्य सारी जो उत्तर की भाषा है, दक्षिण की है, दोनों भाषा, एक द्रविड़ भाषा और आर्य परिवार की भाषा, भारोपीय भाषा। तो इस भाषा में अलग अलग मतलब कोस कोस पे पानी बदले, 8 कोस पे बानी बदले। तो वो बानी और भाषा में कोई अंतर नहीं है, ये सदैव याद रखिएगा। बोली और भाषा एक ही चीज़ है। ये बहुत बड़ा एक डिबेट था, लेकिन भाषाविदों ने ख़त्म किया कि बोली भी एक व्याकरण से बोली जाती है, उसकी भी वो अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए बोली भाषा अलग चीज़ नहीं है। तो हर कोई की अपनी भाषा है। तो बट नेचुरल है कि जब सब हिंदी में आते हैं, भोजपुरी वाले, बजिका वाले और जैसे अवधी वाले, जैसे मगधी वाले, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसके ग्रामर और उसके ग्रामर के कनेक्शंस में और ग्रामर का जो रूप पढ़ाया जाता है, स्ट्रक्चरल रूप, उसमें बहुत सारे चीज़ें छूट जाती है, इसलिए दिक्कत करती। लेकिन कोई बच्चा अगर मगधी बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, तो उस भोजपुरी में वो गलती नहीं करता है। ये अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो बच्चा जीवन के विभिन्न अनुभव में या दौर में, उम्र के विभिन्न पड़ाव में अलग अलग चीज़ों को अर्जित करता है और उस अर्जन में स्किल भी है, उस अर्जन में ज्ञान भी है, उस अर्जन में अनुभव भी है। तो इन सब के बीच वो एक तरह से संतुलन कायम करता है और उस संतुलन से उसका एक शारीरिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और बाद में जो उसके पर्पसफुल वर्क होते हैं उस काम को करता है। जब पर्पसफुल वर्क को डिलिबरेट रूप से करने लगे, बार बार करने लगे, बिना कहे करने लगे, तो समझिए कि हाँ, अब चीज़ें तैयार हो गई हैं एक मोटिव, एक पर्सपेक्टिव रूप में। यानी वो बच्चा अब ज्ञान अर्जन के लिए तैयार हो गया है। अब वो ज्ञान के भंडार को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि चीज़ें, विकास की सारी चीज़ें अब उसमें आ चुकी हैं। डेवलपमेंटल या ग्रोथ का एक
मिनिमम लर्निंग मैच्योरिटी वो पा चुका है। मैक्सिमम पाने के लिए तो जीवन कम है, लेकिन मिनिमम लर्निंग अपॉर्चुनिटी वो पा चुका है। अब वो कहीं जा सकता है, कुछ देर तक ध्यान केंद्रित करके बैठ सकता है, चीज़ों के बारे में समझ विकसित कर सकता है। ऑलवेज यू रिमेंबर डैट कि अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग। लर्निंग क्या है कि एक समझ विकसित करना है। समझ विकसित होता है तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा तो एक्सप्रेशन खुद बनता है। स्वयं सिगमंड फ्रायड भी इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जब बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो बेटर एक्सप्रेशन बनने लगेगा और वो फिर उसके अंदर एक पर्सनालिटी की वैल्यू बनेगी। वो सबकी नज़रों का तारा बनना चाहेगा, वो ऐसे जीवन को जीना चाहेगा जहां एप्रिसिएशन उसको अच्छा लगे। चूँकि मिनिमम मैच्योरिटी लेवल पाने के लिए कई बार वो अच्छा काम करता है तो रिवार्ड्स पाया, एक चॉकलेट पाया, एक लेमन जूस पाया, एक बतासा पाया, व्हाटएवर, एक खिलौना पाया, एक मिठाई पाया, और दंडित भी होता है, प्रताड़ित भी होता है। तो इस बीच वो जीवन जीने की कला को सीखता है। द आर्ट ऑफ लाइफ उसके अंदर आता है, जैसा रूसो खुद मानते हैं कि नेचुरल वे में बहुत ही नैसर्गिक ढंग से जीवन जीने की कला वो सीखने लगता है। और फिर बहुत बड़ा इस पे है, एक थ्योरी है जिसको अभी ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की, रिजल की। तो उस थ्योरी के अंदर एक 3 रिंग्स बनते हैं और उस रिंग में एक दूसरे की सप्लाई से चीज़ें ज़्यादा विकसित होती है। अब हमारा जो सिलेबस है शारीरिक विकास, तो भौतिक डोमेन भौतिक परिवर्तन को बताता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा सकल मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। यानी इसका मोटर का यही मतलब है चलना फिरना, चलयमान बनना। इसी शब्द से वो मोटर देखते हैं, मोटर कार, मोटरसाइकिल लगा हुआ है कि मोटर साइकिल, ऐसा साइकिल जिसमें मोमेंट की पावर है, मोटर लगा हुआ है। तो मोटर का मतलब चलना और फाइन मोटर स्किल, 2 स्किल है। फाइन मोटर स्किल से आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, चित्र बनाते हैं, उंगलियों से काम करते हैं, पियानो बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं। दे ऑल आर फाइन मोटर स्किल के द्वारा ही संभव है, क्योंकि उंगलियों को चलाना या इसको कलाई को मोड़ना फाइन मोटर स्किल ही है। अब बॉलिंग जब कोई बॉलर करता है तो दोनों चीज़ चलता है। क्या चलता है कि मोटर डेवलपमेंट भी होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, वो दौड़ता भी है अपनी स्पीड से, और इसमें टेक्निक ट्रिक भी डालता है कि इस पर फोर्स इतना डालता है कि वो मास जब वेलोसिटी में कन्वर्ट करे तो उसे पता होता है कि इसका स्पीड कितना जाएगा। उस स्पीड देने के लिए उसको यहाँ से बिल्कुल वही आइंस्टीन की थ्योरी ही काम करती है, मास इनटू वेलोसिटी, कि वेलोसिटी वो पैदा करेगा और उस वेलोसिटी से वो चीज़ें त्वरित होंगी और उसमें चीज़ें आएंगी। लेकिन उसको घुमाना, जिसको आउट स्विंग, इन स्विंग, जो कुछ भी आप बोलते हैं, ये सारी हाथ के ही कला से वो करता है। एयर के प्रेशर से चीज़ें होती हैं, उसे पता है कि वहाँ जाके इस स्पीड में हवा इतना उसको मदद कर देगा कि ऐसे हो जाएगा। तो ये दे ऑल आर द फाइन मोटर डेवलपमेंट। अच्छी पेंटिंग बना देना, अच्छा बांसुरी बजा देना, दे ऑल आर पॉसिबल ड्यू टू द फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट के साथ एक चीज़ है कि हम अपनी चीज़ों के साथ कोहेरेंसी बनाते हैं, तारतम्यता स्थापित करते हैं। जब हम फाइन मोटर स्किल की बात करते हैं, आँख के साथ अंगुली का चलना, दिखाना, अरे वहाँ वो आम पका हुआ है, वो अमरूद पका हुआ, अच्छा वो आदमी है 10 के भीड़ में। तो आँख और अंगुली कनेक्शंस। तो फाइन मोटर स्किल में क्या है कि आप अपने सारे अवयवी काम करने वाले अंगों के साथ उसको आप जोड़ते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो एक से अधिक अंग का उपयोग करने लगते हैं। और जब डेवलप हो जाता है तो ये चीज़ें आपको बड़ी सहज लगती हैं। लेकिन जो करता है डे 1 से स्टार्ट करता है चीज़ों को कैसे डिस्टिंग्विश करता है, तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि अच्छा वहाँ पीला है, वहाँ वो चीज़ है, वहाँ वो चीज़ रखा हुआ है। डेट इज़ अ ग्रेट थिंग्स। तो आँख से उंगली को
डायरेक्शन देता है, दिशा देता है, इस ढंग से वो कर पाता है। और छोटी मांसपेशियां जो हैं, जो फाइन मोटर के लिए ज़रूरी है, उसका विकास, और ग्रॉस मोटर स्किल के लिए या माइक्रो मोटर स्किल के लिए बड़ी मांसपेशियों का योगदान बहुत जरूरी होता है। और इस दोनों के डेवलपमेंट से है कि बच्चा किसी चीज़ के लिए रेडीनेस, तत्पर अपने को करता है, प्रिपेयर्ड करता है। खड़ा होना, बैठना, चलना, सोना, लेटना, खेलने में पार्टिसिपेट करना, सारी चीज़ें शारीरिक विकास, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ लर्निंग्स। तो एक एज पे कितना बच्चे से कितना एक्सरसाइज कराया जाए, कितना उसको खेल कूद में पार्टिसिपेट कराया जाए, तो सारी चीज़ें पूरा निर्भर करती है। इसीलिए वो शिक्षा के डोमेन में आता है, शिक्षा के हिस्से में आता है कि वो डेवलपमेंट को हम जानें और हम समझें। अगर नन्हे नन्हे बच्चों से अगर आप ये उम्मीद करें कि एक बच्चा छोटा है, 3 साल का बच्चा जब वो आएगा, अब तो नई शिक्षा नीति आ गई है, 3 साल के बच्चे को ही हमें शिक्षित करने में लगा देना है, तो वहाँ जो शिक्षा हम देंगे, एलिमेंट्री केयर एजुकेशन जो देंगे, चाइल्ड केयर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, जो नई शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वही है कि 3 साल से 5 साल के बच्चों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया था, पहली क्लास से रखा गया था। लेकिन शिक्षा नीति 2020 ने क्या किया कि उसको मेन स्ट्रीम में उठा के लाया। तो जब वो जाएगा आंगनबाड़ी के केंद्र में, तो उसको क्या किया जाएगा, पत्तों से खेलना, क्योंकि उसमें वेट नहीं है, पत्तों से खेलना, बालू से खेलना, थोड़ा कीचड़ पैदा करके पैर से कीचड़ से खेलना, इस ढंग के गेम प्लान बनाए उसके लिए जाएंगे कि उससे उसका फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट भी हो और धीरे धीरे ग्रॉस मोटर के लिए भी मांसपेशियों में ताकत आए, पावर आए, तो और उससे अपने शरीर को नियंत्रण करना सीखता है इन फाइन मोटर स्किल से, कि आप हर चीज़ को, जैसे कोई कहा ध्यान लगाओ, थोड़ी देर आंख बंद करो, तो आपके कंट्रोल में आ गया, सांस को रोको, प्राणायाम करो, तो चीज़ें कंट्रोल में आने लगी। तो ये उसकी है। तो बहुत हद तक फाइन मोटर का बहुत बड़ा काम परिवार में माता पिता द्वारा ही हो जाता है। उसके बाद उसमें भी एक क्या बोलेंगे कि एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए गाइड की ज़रूरत होती है और उसके द्वारा उसमें विकास होता है। अब इसमें 2 चीज़ें काम करती हैं, क्या, तो एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसको डेवलप कराने के लिए, उसके एक्सरसाइज के लिए बच्चों को, जैसा छोटा बच्चा है झुनझुना देना ताकि ये कलई पूरा मुड़े, मतलब डिफरेंट, वो धक्का देने वाला ट्राईसाइकिल, या पैर से बाद में थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पैर से साइकिल चलाने के लिए बोलते हैं, उसके पैर के मसल्स पावरफुल होते हैं, प्लस उसके पैर के में भी फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, मतलब फिंगर्स का काम, छोटे छोटे अंगों का काम होता है। और एक दूसरी जो चीज़ है वो सोसाइटी और अब स्कूल के थ्रू भी मिल रहा है, इन बच्चों को भी मिड डे मील मिलेगा। पोषण जरूरी है, पोषण से ही वो जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स हासिल करेंगे, ऑब्जॉर्ब करेंगे, तब जाके, जब तक नर्चरिंग उसका प्रॉपर नहीं होगा, जब तक उसको न्यूट्रिशंस नहीं दिए जाएंगे, तो ये सारी बातें बेमानी हो जाएगी और बीमार पड़ जाएंगे वो। तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो बाल केंद्र होगा उसका पूरा सिस्टम अलग है, और कहीं कहीं आंगनबाड़ी जो सेटअप है उसमें भी ये चलेगा। तो उनका स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना, स्वास्थ्य का जांच करना, सारी चीज़ों पे ध्यान देना, उनको पौष्टिक आहार मिले उनके मिड डे में, इसकी व्यवस्था सरकार ने करने का फैसला किया है कि जिससे कि वो अच्छे से उनका विकास हो सके। अब जो मेजर चीज़ आता है कि बहुत कम क्वेश्चन शारीरिक विकास से पूछे जाते हैं जनरली, कि बच्चे का पेंसिल से लिखना, ये प्रैक्टिस कराना, या फाइन मोटर स्किल का क्या रोल हो सकता है। खासकर जो एग्ज़ाम्स डीएलएड के बेस पे होता है उसमें इसका एक रोल है। लेकिन अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञात्मक विकास।
अब कॉग्निशन क्या है? तो मैंने पहले ही बताया कि एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है, एक तरह से किसी की बौद्धिकता का विकास है। संज्ञात्मक विकास, बौद्धिकता का विकास, जिसमें ये भान हो हु इज आई, मैं कौन हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए। अब हमारे पास यहाँ से शुरू हो जाता है बड़े थियोरेटिकल पोर्शंस। ऑल टाइम ग्रेट हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे आ जाते हैं। कई किताबों में जीन पियागेट भी लिखते हैं, चूँकि PIAGET इसका स्पेलिंग है, लेकिन एक्चुअल स्पेलिंग जीन पियाजे होगा। ये थे तो स्विट्जरलैंड के, लेकिन पूरे पश्चिम से इनका सरोकार रहा और अमेरिका सहित। एक बात सदैव याद रखिए कि पश्चिम का मतलब, जो डिफिनेशन पश्चिम का बनाया गया उससे मतलब था पश्चिमी यूरोप का, जो USSR का रशियन ब्लॉक था, उसमें पश्चिम को उसको काउंट नहीं करते थे। अब आज के डेट में पश्चिम का मतलब है पूरा यूरोप और अमेरिका भी, लेकिन एक हार्डकोर अगर डिफिनेशन दिया जाएगा तो अमेरिका उस पश्चिम से अलग हो जाता है। तो ये अमेरिकन कम पश्चिम दोनों पे इनका योगदान रहा और जीन पियाजे बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे। तो जीन पियाजे ने क्या किया कि इस चीज़ों को 4 स्टेज में बांटा, कि ऑल ऑफ सडन नहीं होता, हर एज का एक कैरेक्टर है, एक फीचर है, एक विशेषता है, और 0 से इन्होंने शुरू किया। तो पियाजे पहले एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया कि ये गर्भकाल से ही इनकी स्टडी बच्चों पे होती है, और बाल मनोविज्ञान का अध्ययन का मतलब है या बाल विकास का कि गर्भकाल से ही अध्ययन, ये भी सवाल पूछता है। तो जीन पियाजो का जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहला क्लासिफिकेशन 0 to 2 है। तो 0 ईयर के अंदर ही वो गर्भकाल से ही ले लेते हैं, और 2 साल तक का जो विकास है उसको दिखाते हैं। तो ये 4 भागों में, 4 चरणों में संज्ञात्मक विकास को डाले हैं, यानी बौद्धिक विकास को। याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, संज्ञात्मक विकास पूछ भी लेता है, 1-2 एग्जाम में पूछ लिया संज्ञात्मक विकास क्या है, तो बौद्धिक विकास। और याद रखिए हु इज आई, तो मैं कौन हूँ, इसका विकास ही संज्ञात्मक विकास है, इसकी खोज ही संज्ञात्मक विकास की खोज है। तो इसका नाम पहला रखा सेंसरोमीटर स्टेज, सेंसरोमीटर स्टेज, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद इसमें बहुत एनर्जी है। हालांकि हम शिक्षा के दृष्टि से, एक मनुष्य के बनते दृष्टि से देख रहे हैं, इस फेज पे स्वयं एक बहुत बड़े, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक का बहुत बड़ा काम है, जिसका नाम है सिगमंड फ्रॉयड। लेकिन जब हम एक शिक्षक के रूप में देखेंगे तो हम बाल मनोविज्ञान के फ्रेम से बहुत आउट नहीं होंगे। हमारे लिए सिगमंड फ्रॉयड का बहुत कम योगदान है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा देते हैं इसके बहाने, तो वो नहीं, गलत है। चूँकि सिगमंड फ्रॉयड जो मानता है कि एक पूरा एक जन्म नवजात सेक्स का पुंज है, वासना का पुंज होता है, और सेक्सुअल डिस्क्रिप्शन पर्सनालिटी के साथ वो करते हैं, पूरे एक वासना की लड़ाई व्यक्तित्व विकास का मानते हैं, तो उसको शिक्षाविद खारिज करते हैं। वो पर्सनालिटी को डिफाइन करने में वो काम आ सकता है, लेकिन बच्चों को निर्देशित करने में, शिक्षित करने में, सन्मार्गित करने में वो काम नहीं आता है। इसलिए सिगमंड फ्रॉयड को इस एंगल से हम ना पढ़ेंगे और ना पढ़ना चाहिए। मेरी सलाह है, आगे आप अपनी ज़िंदगी को हमसे बेहतर समझते हैं, वो जानिए, तो इतना परहेज कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ आता है जो मैं पढ़ाऊँगा, जो सिगमंड फ्रॉयड का सुपर ईगो कॉन्सेप्ट है। जब मैं मॉरल डेवलपमेंट को पढ़ाऊँगा तो उसके बिना, सुपर ईगो के बिना पढ़ा ही नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर मैं इसको यूज करूँगा। तो अभी सेंसरोमीटर 0 से 2, कोई गलती मत कीजिएगा। इस माध्यम से क्या करता है, इस चरण में संवेदनाओं, इमोशन और इन्वायरमेंट दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में आता है वो। अब तो आँख खुल गया, माँ के पेट से बाहर आ गया, तो उसको ठंडी हवा, गर्मी का एहसास, कहीं चूँ चाँ बोलने की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, घर की आवाज़, बर्तन ढन बनाने की आवाज़, रेडियो की आवाज़,
टीवी की आवाज़ सब वो सुनने लगता है, यानी कनेक्ट अब हो चुका है। और इमोशन, अब वो गंध, स्वाद, आँख, रोना, चिल्लाना, बोलना, सबसे चीज़ों को वो डिकोड करने की कोशिश करता है। अपनी माँ को भीड़ में, कितनी भी भीड़ हो, कई कहानी है कि दो औरत लड़ चुकी एक बच्चे के लिए, और वो बच्चा ने, जब उस बच्चे को सजा देने की बात आई तो पहली माँ भाग गई कि नहीं नहीं इसी का है। तो उसके बाद जब बच्चा उसको दिया तो रोने लगा, तब समझा नहीं इस माँ को दिया थी इसके जीवन बसाने के लिए, उस माँ के गोदी में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और इस समय जो क्रिया बच्चे क्या करते हैं, दो चीज़ें, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, तो संवेदना से, इमोशन से एंड इन्वायरमेंट से, ठीक है, उससे वो सारी चीज़ों को समझने लगा। दूसरा, वो क्रिया क्या करता है, तो चूसेगा, कोई भी चीज़ को मुंह में डालेगा, चूँकि चूसने से ही वो दूध पेट भरता है तो उसको चूसना आ गया। चूसने के अलावा कोई चीज़ को देखेगा तो पकड़ना चाहेगा, कलरफुल चीज़ को, छूना किसी चीज़ को चाहता है, कोई चीज़ सुनना चाहता है, जैसे बेसिक फंक्शंस को अब करने लगा। बस इतना ही इसका मतलब है। कई बार 3-4 ढंग के इससे क्वेश्चन आते हैं, कितने स्टेज में है, किस स्टेज में बच्चा ये काम करने लगता है, उसके बाद किस स्टेज में ये काम होता है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। दूसरा है प्री ऑपरेशनल। अब सेंसरी मोटर का नाम ही है संवेदी स्टेट। अब प्री ऑपरेशनल यानी अभी ऑपरेशन के लायक तैयार नहीं हुआ, ये एज आ जाता है 2 से 7 के बीच, बड़ा क्रूशियल है। अब इस एज में क्या है कि जितने भी मूर्त चीज़ हैं, कॉन्क्रीट चीज़ हैं, जैसे कोई चीज़ लाल है तो लाल है, काला है तो काला है, ठोस, सारे चीज़ों को वो मतलब समझने लगता है, उसके यूसेस जानने लगता है। देखते होंगे जब राइट टू एजुकेशन से पहले पब्लिक स्कूल में एग्ज़ाम्स लेते थे, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता में, तो एग्ज़ाम्स में क्या देते थे वो, तो जैसे डिफरेंट कलर्स के कुछ खिलौने दे दिए और उसमें से उसको डिस्टिंग्विश करवाए, या ग्रिड्स देते थे जिससे कोई चीज़ देख के बनाता था वो, कि उस ढंग का मीनार खड़ा कर दे। क्ले से कुछ बना देता था, उसको बोला जाता था गेंद बना दो, गेंद बना देता था। लेटर्स को पहचानने लगता था। राइट टू एजुकेशन ने उसको थैंक्स ख़त्म कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि अब वो मूर्त चीज़ों को समझ रहा है, अमूर्त से उसका कोई लेना देना नहीं, जो देख रहा है उसको वो समझ रहा है बस। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होती है जो जनरली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक ईगो जन्म ले लेता है, जो धीरे धीरे इस एज के बाद 7 साल के बाद वो दबता चला जाता है। ठीक है, अब एक अलग बात है कि किसी के पर्सनालिटी में ईगो बहुत हो जाता है, तो वो शिक्षा की कमी है या उसके पर्यावरणीय लालन पोषण की कमी है। हालांकि फ्रायड उसको दूसरे रूप में बताते हैं कि वो उसका सेक्सुअल डिस्टर्बेंस है उसके लिए, लेकिन वो कम लोगों में पाया जाता है। हम जब भी बात करेंगे तो मास की बात करेंगे, क्योंकि इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ईगो आता है। ईगो आता है कि अपनी चीज़ों के प्रति वो सतर्क होने लगता है और थोड़ा स्वार्थी भी हो जाता है। वो जल्दी शेयर करना किसी चीज़ को नहीं चाहेगा, हर चीज़ को अपने तक एंजॉय करता है, और इसी फेज में वो स्कूल जा रहा है। तो मैं बताया कि तबला रासा जो उसका स्लेट है वो लेके आया आपके पास, मतलब खाली दिमाग लेके आया, और अगर आपसे प्यार, मोहब्बत, पुचकार नहीं मिला या आपकी चीज़ों को वो ठीक से कनेक्ट नहीं कर सका, डिकोड नहीं किया, तो वो डिस्कनेक्ट कर जाएगा और फिजिकली प्रेजेंट रहते हुए भी वो इधर उधर करेगा। डर से आपके कुछ नहीं करेगा, घर पे भी शिकायत नहीं करेगा, लेकिन वो साथ साथ सोसाइटी का नहीं चलेगा। ये एक मार्के की चीज़ है। तो एक इसमें ये कहता है कि इस चरणों का प्रतिकात्मक रूप से सोचना सीखता है, साथ ही चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्द चित्र का उपयोग करता है, नाटक खेलने में आनंद लेता है, कुछ तर्क के साथ संघर्ष करता है, लोगों का व्यक्तिगत समझना चाहता है, लेकिन सब चीज़ मूर्त होकर, माने कॉन्क्रीट एब्सेंस में कुछ नहीं। उससे बिना खिलाए पूछेंगे रसगुल्ला कैसा होता है तो दे कांट से एनीथिंग। मिर्ची कैसी होती है अगर उसको ना दिखाया जाए, ना खिलाया तो नहीं बता पाएगा।
चूंकि अमूर्तता के बारे में पता ही नहीं, जो एक्सपीरियंस किया है सीधा वो बता देगा। इसीलिए तो कहता है जो चीज़ अच्छा लग जाता है, किंडर खाऊंगा तो किंडर खाऊंगा। उसका मेन जिद पकड़ने का कारण हो जाता है कि उस टेस्ट को वो एंजॉय कर चुका है और थोड़े से अहंग की पुट आ जाती है। बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11। दिस इज अ वेरी वाइटल, ये जीवन में बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अब आर्गुमेंटेटिव हो जाता है, अब वो बयान देने लगता है, तार्किक मनुष्य हो चुका है, तर्क से। व्हाई, व्हाट हैपन, व्हाट, व्हेन, वेयर हैपन, ये सोचने लगता है। जब ये सोचने लगता है यानी गुत्थियों को सुलझाने लगता है, पहलुओं को सुलझाने लगता है, वो लाल बुझक्कर की बात समझने की कोशिश करता है। यहीं पे जीवन में पूरी सांस्कृतिक रूप से उसका सोशलाइजेशन होता है। इसीलिए हर बच्चा अपने यहाँ का एक एक फ्रेज याद रखता है, एक एक वाक्यांश याद रखता है, हर चीज़। और इसीलिए अक्सर सुनते होंगे कि मेरे भाषा में एक कहावत है, सब भाषा में वही कहावत है, लेकिन लोग बोल देंगे मेरे भाषा में एक कहावत है, सब कोई चल गए बुरवा लटक गए, यानी ताला। तो ये पहेलियों का उम्र है। अगर ऐसे बच्चों को जितना पहेली आप देंगे उतना लर्निंग को एंजॉय करेगा, उसको गुत्थी सुलझाने का मजा आ गया। और इसमें अब अमूर्त सोच भी दस्तक दे चुकी है। जैसे ही लॉजिकल हो गया तो अमूर्तता भी इसके अंदर आ गई। इसीलिए इसके क्लास के जो मैथ हैं 7 से 11 में थोड़े लोग भारी कहने लगते हैं कि मैथ बड़ा भारी हो गया है। भारी नहीं, चूंकि ये मानता है शिक्षाविद कि अब ये क्या क्या कर सकता है, यानी अप्लाई कर सकता है। वो मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करने लगेगा ठीक से, वो जो भी बॉड मास के फॉर्मूले हैं उसको करेगा, चीज़ों को समझने लगेगा, डिस्टेंस, टाइम, दूरी, एवरीथिंग ठीक ठाक से सोचने लगेगा। और दूसरी बात कि वो संसार को अब दूसरे के नज़रिया से भी देखने लगता है। अमूर्तता आ गई, बहुत अमूर्त नहीं होता, दूसरे नज़रिए से। इसका क्या मतलब है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस क्लास में बच्चों को गांधी जी की जीवनी पढ़ानी चाहिए, बताइए, आज तक कहीं नहीं पूछा। अगर मैं सेटर होऊंगा ही बना दूंगा कि किस क्लास में गांधी जी की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए, सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी पढ़ाई जानी चाहिए, अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पढ़ाई जानी चाहिए, तो बिल्कुल ठोस संचालन चलन में। क्यों? क्योंकि अब तक वो दूसरे की नज़र से नहीं देख रहा है, वो प्राइमरी देख रहा है, छू कर, समझ कर, करके। अब उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। जब दूसरे की नज़र से देखेगा तब ना। अब 7 साल से पहले के बच्चा को गांधी जी की जीवनी पढ़ा के क्या कीजिएगा, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल वो चिकने घरे पे पानी नहीं रुकती है, वो होगा। लेकिन यहाँ आके अब वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझता है, किसी के दुख को समझने लगता है, किसी के सुख को रियलाइज करने लगता है। अगर उसकी माँ बहुत कष्ट में है तो समझने लगता है। बल्कि एक बहुत बड़ी घटना होती है चुपके से कि फ्रायड जो कहते हैं, इस पे फ्रायड नहीं बोलते हैं, लेकिन इस फेज में ही एक अपराध बोध की प्रवृत्ति जन्म लेती है। जीन पियाजो से ये रेफरेंस हमें मिलता है कि अगर उसके प्रिय के साथ कोई दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ या कोई ऐसी घटना हुई तो पूरी उसकी ज़िंदगी को रिवेंज में ले जाएगी, बदले की भावना में ले जाएगी, और वह बच्चा फिर मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएगा। तो सबसे कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है 7 से 11। अब चलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये तो बिल्कुल अब आप किशोर बन चुके हैं। ये कहाँ से शुरू होगा? 12 से ऊपर चला गया। अब इस चरण में तार्किक सोच, अब सब चीज़ आप समझ जाइए, और डिडक्टिव रीजनिंग। 2 रीजनिंग होते हैं, एक को आगमन, निगमन, डिडक्टिव को निगमन बोला जाता है। तो आगमन और निगमन में क्या अंतर है कि बच्चे में अगर सच पूछिए तो सुमोटो इंडक्शन की कैपेसिटी 0 से 2 में ही आ जाती है।
यानी किसी चीज को बहुत तर्क किए बिना, बिना ठोस साक्ष्य के, प्रमाण के, एज इट इज उसको लेने लगता है, जिसको आप कहते हैं कि बहुत फॉर्मल होके लाइफ को जीता है, अनफॉर्मल होके, सॉरी, बड़ा अनौपचारिक रूप से, नॉन सीरियसनेस है। तो उसका कारण है कि इंडक्शन पे वो चलता है, संभावनाओं का खेल है इंडक्शन, कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, तो पूरा संभावनाओं पे चलता है कि सूरज पूरब में उगता है, सभी तारे पूरब में उगते हैं, या कुछ तारे, अधिकांश तारे पूरब में उगते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, लगभग सभी तारे पूरब में उगते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अधिकांश बोला सब बोल रहा है, तो बहुत ठोसपन नहीं है उसकी सोच में। लेकिन डिडक्टिव लॉजिक बिल्कुल फ्रेम में सोचता है। क्या सोचता है डिडक्शन में? तो डिडक्शन की ये ब्यूटी है कि जो भी उसको आधार वाक्य मिलेगा, उस आधार वाक्य से ही उसके तर्कवाद की पुष्टि होगी और उसी से निष्कर्ष निकलेगा। अगर कोई आधार वाक्य कहता है कि सूरज पश्चिम में उगता है, सभी तारे पश्चिम में उगता है, तो सभी निष्कर्ष कर सकता है कि सभी तारे सूर्य हैं। आप इस ज्ञान से वहां पे नहीं काट सकते हैं कि भाई कैसे पश्चिम में उगता है, जन्म जन्म से सुने पूरब में उगता है, सब जगह लिखा हुआ है, नहीं। उस आर्गुमेंट के साथ चलना है आपको, जो है। आपको संसार से मतलब नहीं है, संसार के ज्ञान की परख नहीं कर रहा है। तो डेट इज द ब्यूटी कि बहुत कंट्राडक्टरी होने लगता है, इसलिए यहाँ से कैरियर के ब्रांचेज फूटने लगते हैं। अब यहाँ बच्चा आ चुका है 11-12 में, अब यहाँ से मोस्ट, हालांकि आ जाता है ये स्टेज 9th में ही, लेकिन पूरा मैच्योर्ड हो चुका है, अपर हाई स्कूल में आ चुका है। अब यहाँ से जो कुछ भी सीख के निकलेगा तो अपने कैरियर की दिशा में चला जाएगा। अब टीन एज है, बहुत चीज़ों से वो प्रभावित होने लगता है, उसके रोल मॉडल बनने लगते हैं, उसके अपने सपनों, अमूर्तता इतनी हावी हो जाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात भर, देखिएगा, जिस काम में लग जाएगा, रात भर में मैथ की किताब को ख़त्म करना चाहेगा, या पढ़ नहीं रहा, रात रात भर फ़ोन से बात करेगा, 4 बार वो बाल को संभालना चाहेगा, कपड़ा देखेगा, बहुत सारी चीज़ों पे वो ध्यान देने लगता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है, शिक्षा का एक ध्येय है, समस्या समाधान और डिसीजन मेकिंग, निर्णय की क्षमता, वो दोनों उसमें बढ़ने लगती है। और बहुत साइंटिफिक अप्रोच उसके पास आ चुका होता है। वो आंख बंद करके किसी चीज़ में बहुत विश्वास नहीं करेगा। अगर फैमिली के बिलीफ सिस्टम अलग है, संस्कृति को लेके जीता है, तो ठीक है, धर्म में उसका विश्वास है, ईश्वर में है, लेकिन इतना ही है कि माँ करती है, हमारा समाज करता है, बस हमारे यहाँ भुइयाँ बाबा की पूजा हो रही है तो हो रही है, डैट्स ऑल। लेकिन उसके बाद वो कंप्यूटर अगर चलाता है और वो मोबाइल चलाता है, स्मार्टफोन, तो दे आर वेरी कॉशस एंड बहुत साइंटिफिक सोचता है। इसीलिए ये सारे बच्चे मोबाइल के जितने फंक्शन जानते हैं, हम आप नहीं जानते हैं, ये कारण है। अब इसको हर ढंग का गेम खेल सकता है, ब्लॉग्स बना सकता है, वो सारी ऐसे प्रश्न कर सकता है, जीवन के बारे में बहुत भावुक हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर सकता है, असीमित ढंग की चीज़ें कर सकता है, और ये पूरा एक बैस की तरह सब कुछ हो सकता है। वो सोचने लगेगा किस चीज़ को कहाँ सीखें, कहाँ करें, कहाँ कपड़ा खरीदें, कहाँ जाए, जितने भी चीज़ की आप कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ इस डोमेन में आ जाता है। नेक्स्ट, एक टर्म को क्वाइन किया था जीन पियाजे ने, स्कीमा। स्कीमा एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है, यह संज्ञा है और शब्दकोश में इसके 2 अर्थ हैं, एक बाह्य रूपरेखा, आउटलाइन, और यह एक छवि जिसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से किया जाता है। एक छवि, स्कीमा बना लिए किसी के बारे में, या छवि बनवा दिए किसी के बारे में कि अरे ये ठीक आदमी नहीं है, मीडिया पे पैसा खर्च करके वो करके, पॉलिटिक्स में जनरली ऐसा होता है, स्कीमा। या जो कोई बहुत टैलेंटेड आदमी है, compete नहीं कर रहे हैं, एक स्कीमा बना दिए। दूसरा इसका अर्थ होता है
चार्ट या आरेख, स्कीमा। अब इसको जीन पियाजे बड़े साइंटिफिक ढंग से यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ये लेके हर कोई आता है। जैसे भाषा के मामले में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की जाती है, उसी तरह से ये लेके आता है। और इसकी बुनियाद जो है वो है कि कोई भी चीज़ों को पेश करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए स्कीमा का उपयोग किया जाता है। यानी स्कीमा ज्ञान की एक श्रेणी है और उसके साथ साथ जो नॉलेज प्राप्त किया जाता है उसकी वो प्रक्रिया है। उनका मानना है कि जो लोग लगातार पर्यावरण के अनुकूल हो रहे हैं क्योंकि नई जानकारी लेते हैं और नई चीज़ सीखते हैं, तो इससे क्या हुआ, अब इससे ये फायदा हुआ कि हम पहुंच गए चार्ल्स डार्विन के पास। कि चार्ल्स डार्विन ने एक बात कही बहुत पहले, जीन पियाजे से 150 साल पहले, नेचुरल सिलेक्शन की बात की। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में नेचुरल सिलेक्शन, तो जितनी एडोबिलिटी आएगी आदमी उतना ज़्यादा संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाएगा, उतना समझदार बनेगा, उतना मजबूत बनेगा। तो स्कीमा हमें एक प्रोसेस है जिससे हम पर्यावरण की एडोबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और इसके द्वारा हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। हम जल्दी सरेंडर नहीं करते हैं। जैसे अगर स्कीमा मजबूत है तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें ये बहुत काम करता है। उसमें स्कीमा, उसमें कॉग्निटिव थॉट, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब मिलके उसमें आपको मास्टर बनाता है। अब चूंकि स्कीमा ये बताता है कि किसी सूचना को कैसे सिस्टमेटिक किया जाए। सूचना बहुत सारा है। अब देखते होंगे कि बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं सैलोरिज्म पे, उसमें क्या करते हैं, आपकी चीज़ों को सहज कर देते हैं। तो स्कीमा ही है, सहज करके एक बात को, किसी चीज़ को, आजकल एक प्रथा आप देखते हैं मीडिया में, कहते हैं अरे गलत, तो मीडिया ने गलत समझ लिया, ये कर दिया। तो स्कीमा ही है। स्कीमा के बदौलत ही आप ऐसा कह पाते हैं, क्योंकि यही आप में वो क्षमता देता है। सीखना क्या है, एक तरह से नॉलेज का एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ही तो है। और क्या है कि आपको पहले 2 से पहले 4 नहीं बोलना है, उसके रूल हैं, लॉजिक है। 4 2 करके बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। तो स्कीमा आपको सिस्टमेटिक करता है। और मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है वो क्या है कि कई बार एक सिस्टम में है, एक रिदम में होता है, एक डिफिनिट उसके अंदर ट्रिक लगे होते हैं, जिस ट्रिक से आप उसको डिकोड करते हैं। उसके बाद जो निष्कर्ष इनका निकलता है कि खंडन विधि, अधिगम विधि, दीर्घकालिक मेमोरी में सूचना को संगठित पैकेट के रूप में एकत्रित करना, शारीरिक प्रतिवाद की क्रिया विधि, ये सारी चीज़ें जीन पियाजे के शब्दों में स्कीमा के अंदर आती है। मतलब खंडन विधि वही डिडक्शन, अधिगम विधि यानी टीचिंग लर्निंग मेथड्स, और दीर्घकालीन मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन जाके ऑर्गेनाइज हो जाता है एक पैकेट के रूप में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो हमें हर जगह सप्लाई करता रहता है, वो स्कीमा करता है। और शरीर से काउंटर, किसी चीज़ का काउंटर करना, किसी का प्रतिवाद करना, मतलब कोई हमारे ओर इशारा कर रहा है, या बेटर है कि जैसे हम रेड लाइट पर मुड़ते हैं तो क्या है, वो रिएक्शन है कि एक लाइट लाल कह रहा है, हमारा रिएक्शन होता है, हम रुक जाते हैं, एक हरा कहता है। तो ये सारी चीज़ें पियाजे के मतलब से आता है। और जब इसमें नहीं, सॉरी, ये तो सारे मेथड को मैं बता दिया। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि स्कीमा का मतलब होता है दीर्घकालिक मेमोरी में सूचनाओं को पैकेट एकत्रित करना। चूँकि इसके अंदर आने वाले सारे मेथड को मैंने बता दिया
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि स्कीमा का क्या मतलब होता है। अगर ये 4 दिया जाए तो दीर्घकालीन मेमोरी में सूचनाओं के संगठित पैकेट को एकत्रित करना, और इस तरह से स्कीमा ज्ञान को व्याख्यायित करता है। अब जीन पियाजे की आलोचना, जीन पियाजे की बड़ी आलोचना की गई। इसके 2-3 कारण हैं। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन खुद जीन पियाजे के समर्थक हैं, लेकिन आलोचना के पीछे एक कारण रहा। कारण क्या रहा कि इन्होंने अपने रिश्तेदार के 3-4 बच्चों पे प्रयोग किया, तो इनका सैंपल साइज पे सवाल उठाया गया। हालांकि पियाजे इसको मानते हैं कि कहने को मैं घर में 3-4 बच्चे को रख के किया, लेकिन मैं बड़े बच्चों से इसको कनेक्ट करता था, और इसको बड़ा एकदम से रोटर टाइप का बना दिया, एकदम रटन टाइप का, कि कोई आदमी पढ़ जाए बच्चों के पर्सनालिटी को समझ जाए, जबकि इतना नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी में इतनी ईजिली किसी चीज़ को सिस्टम में पढ़ लेना, ये तो बड़ा मैकेनाइज लगता है, बड़ा लगता है कि मशीन के जैसा ये वर्णन कर रहा है। इसी को लेके हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केगन ने इनको थोड़ा सा सवाल उठाया। केगन ने कहा कि अर्थ निर्माण को एक आजीवन गतिविधि के रूप में वर्णित किया है, जो प्रारंभिक शैशवावस्था से शुरू होता है और विकासवादी संघर्ष की एक श्रृंखला के माध्यम से जटिलता में विकसित हो सकता है, जो स्वयं और अन्य या विषय के बीच के संतुलन को स्थापित करता है। वस्तु या जीव और पर्यावरण, प्रत्येक विकासवादी संघर्ष अर्थ निर्माण की एक उपलब्धि और एक बाधा दोनों है, जिसमें ताकत और सीमाएं दोनों है। कि जो अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ का, जैसे मीनिंग को डिकोड करना, तो उस मीनिंग के डिकोड करने के लिए एक ये कहते हैं कि विकास में डेवलपमेंटल स्ट्रगल की शुरुआत होती है, और उससे एक डेवलपमेंटल बैलेंस बनता है, जो एक श्रृंखला के माध्यम से जटिल में विकसित हो सकता है, जो कम्प्लेक्स बाद में हो सकता है। लेकिन पियाजे उस कम्प्लेक्सिटी को बताते नहीं हैं और खोलते नहीं। लेकिन खैर, जो भी किया गया हो, पियाजे के खोज को, पियाजे के सिद्धांत को बहुत मुश्किल है नकारना। उसके बाद फिर केगन लिखते हैं कि इस मनोविज्ञान की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में एक वास्तव में डिकॉन्सेप्चुअलाइज विसंबद्ध व्यक्ति के अध्ययन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को मुक्त करके ने की इसकी क्षमता है। रचनात्मक विकास मनोविज्ञान व्यक्ति और सामाजिक के बीच संबंध को पूरा प्रश्न को इसके द्वारा पुनः स्थापित करता है, यह याद दिलाते हुए कि भेद निरपेक्ष नहीं है, और विकास आंतरिक रूप से इस भेद के निरंतर समाधान और पुनर्स्थापना के बारे में। मतलब एक कॉमन मैन्स के लिए एक बहुत बड़ा फार्मूला जीन पियाजे ने दे दिया, ये केगन का कहना है। अब आ गए लेव बायोस्की। जीन पियाजे के विपरीत ये कहते हैं कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, जो थ्योरी है पूरा डेवलप का, तो विकास से पहले आता है। विकास सीखने से पहले आता है। जो कह रहे हैं 4 चरण में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो बोलते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, सीखना जो है वो विकास से पहले आता है। और वैगोत्स्की का मानना है कि सीखना विकास से पहले आता है, और एक कामकाजी इंसान के रूप में विकसित होने में सक्षम होने के लिए सबसे पहले सीखना चाहिए। और इस आधार पे मतलब सीखना, लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज अनदर पार्ट। ये जानिए कि लीव बायोस्की रसियन है, सोशलिस्ट पैटर्न पे थिंकिंग है। इनको ऐसे ही जीन पियाजे से बहुत एलर्जी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैपिटलिस्टिक माइंडसेट की बात करते थे, इसलिए सोसाइटी के बीच डेवलपमेंट की बात लेव बायोस्की कहता है। 4 तरीकों से ही अपने बात को अलग करता है। सबसे पहला कहता है कि बायोस्की का मानना है कि सांस्कृतिक संज्ञात्मक विकास अधिक प्रभावित करती है। कल्चरल कॉग्निटिज्म, जो मार्क्सवाद की अवधारणा है कि जब तक वातावरण अपनी संस्कृति, अपनी चारों ओर के उस प्रभावों को संचित बचा करके लाता है, बहुत सारा चीज़ वहाँ से सीख के आता है। हालांकि भाषाविद सारे इस बात से सहमत हैं, पश्चिम के भी, कि भाषा सीखने में एटलीस्ट सांस्कृतिक संज्ञात्मक विकास का बहुत बड़ा रोल है। पियागेट ने सोचा कि संज्ञात्मक विकास दुनिया भर में समान है, जबकि वाइगोत्स्की का विचार है कि सांस्कृतिक संज्ञा विकास को प्रभावित करती है और पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। अगर कोई कल्चर ट्राइबल कल्चर है
तो उसकी संज्ञात्मक सांस्कृतिक विकास अलग है और कोई अर्बन कल्चर का अलग है। हर खासकर हिंदुस्तान जैसे देश के लिए पियाजे की सोच खंडित हो जाती है। पियाजे एक ऐसे समाज में कहते हैं जो विकसित है, शहरीकृत है, अर्बनाइज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो वहाँ ये टिपिकल विकास संभव है। लेकिन भारत जैसे देश में बायोस्की ज़्यादा नज़दीक आते हैं, चूँकि कल्चरली कॉग्निटिव लर्निंग को लेते हैं, संस्कृति में ही बहुत सारा डेवलपमेंट देखते हैं, संस्कृति में ही विकास के पहलू उनको नज़र आते हैं। दूसरा, बायोस्की की मान्यताओं के तहत सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बच्चे का पर्यावरण, माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है संज्ञात्मक विकास में, ये भी बात सही है, क्योंकि माता पिता के समीप रह के बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तीसरा, जबकि पियाजे के विचार को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में माना, बायोस्की ने विचार और भाषा को अलग देखा, लेकिन अंतर एक साथ आ गए। बायोस्की ने आंतरिक भाषण, प्राइवेट स्पीच की भूमिका पर बल दिया, जो संज्ञात्मक विकास को बनाने की पहली चीज़ है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट स्पीच, जो अपने आप से कोई बात करता है, कि उससे क्या होता है कि डिफ्यूज़ करता है अपने गुस्सा को, क्रोध को, किसी चीज़ पे उसको क्या बोलना था नहीं बोल पाया, तो इंटरनल स्पीच को वो बहुत इम्पोर्टेंस देता है। चौथा, बायोस्की का मानना था कि संज्ञात्मक विकास वयस्कों से बहुत प्रभावित होता है। बच्चा अपने जीवन में वयस्कों को देखते हैं और उसी के तरह अपनी विशेष संस्कृति से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा मध्यस्थता सोसाइटी और बच्चे के बीच एक स्प्लेंडिड, एक शानदार मध्यस्थता होती है जिसे सीखते हैं। व्यक्तिगत रूप से हिंदुस्तान के लिए मैं लीव बायोस्की के साथ जाता हूँ, चूँकि हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं उसमें लीव बायोस्की ज़्यादा कारगर है पियाजे के लिए। परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीन पियाजे से होता है। एक भी पूरी दुनिया में एडुकेशन से नहीं, आप भी कोई भी परीक्षा देंगे 2-3 प्रश्न होंगे, और उम्मीद करता हूँ इस कक्षा के बाद आप गलती ना करेंगे। सिगमंड फ्रॉइड का नाम ले लो, मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत को विकसित किया, जो इंगित करता है कि बच्चों को अपने संज्ञात्मक कौशल विकास करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इन्होंने भी चरणों को स्वीकारा। उसके बाद एक और बहुत इंटेलिजेंट आदमी का नाम लूँगा, इरी इरिक्सन। एक नौ फ्राइडियन थे जिन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि बच्चे व्यक्तित्व और पहचान कैसे विकसित करते हैं। हालांकि फ्राइड के समकालीन जीवन भर होने वाले सामाजिक अनुभवों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जो विशेष रूप से बचपन के विपरीत होता है। जो व्यक्तित्व और पहचान को उभारने में योगदान देता है, उनका ढांचा 8 व्यवस्थित चरणों का उपयोग करता है, जिससे सभी बच्चों को गुजरना चाहिए। उस सिद्धांत बनाने का चरण इस प्रकार है, 8 चरण इन्होंने बताया। विश्वास बनाना, जन्म से 18 महीने तक ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में जीता है कि किस पर विश्वास करें ना करें। स्वायत्ता बनाम शर्म संदेह, वो ऑटोनोमी और सेम, ये टोडलर ईयर से 18 मंथ टू 3 ईयर्स तक ये चलता है। पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कि किसी चीज़ में इनिशिएटिव लें या नहीं। प्री स्कूल ईयर से 3 to 5। उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, मिडिल स्कूल ईयर 6 to 11। पहचान बनाम भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, टीन ईयर्स 12 से 18। अंतरंग बनाम अलगाव, 80 से 40 वर्ष के युवा अवस्था तक। बहुत बड़ा इसका स्पाइन है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये पूरे यूथ को ही इसके तरह इन्होंने ले लिया। इससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको 3 थ्योरी कभी नहीं भूलना है, जीन पियाजे, लीव बायोस्की, इरी इरिक्सन। तीनों से क्वेश्चंस हर परीक्षा में रहते हैं। 7वां, जेनरेविटी बनाम ठहराव, मतलब अब बुढ़ापा आ गया, जेनरेविटी बनाम स्टैग्नेशन 40 से 65। और ईमानदारी बनाम निराश, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर्ड, ओल्डर एडल्टहुड टू डेथ तक ये चीज़ें होती हैं। अब सवाल उठता है कि संज्ञात्मक चीज़ें इतनी जटिल क्यों हैं? तो ये केवल सीखने की जानकारी से कहीं अधिक है। यानी केवल सीखने को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पूरी ज़िंदगी में जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है लर्निंग की, उसके साथ बहुत सारी मैच्योरिटी बनती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस चलते हैं।
इसलिए उस सारी चीज़ों को डिकोड करना इतना इजीली, इतना स्टूडियो टाइप नहीं होता है। कई चीज़ें कई संदर्भों में बदलती हैं, लेकिन मोटा मोटी चीज़ों को गाइड करने के लिए हमको उस हिसाब से चलना होगा। उसके बाद चूंकि आज क्या है, आज सूचनाओं का जो संसार है वो जीन पियाजे के समय नहीं था, उससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट प्रभाव बहुत अलग अलग है। बड़ी खुद लेवस्की अगर होते तो सोचते कि कभी एक रूस बनाया गया, यूएसएसआर, यूक्रेन उसका पार्ट था, आज यूक्रेन और लड़ रहे हैं, क्या मानसिकता दोनों देश की बनती होगी, क्या वहाँ के बच्चों की बनती होगी, कितना फ्रैगमेंट। यूरोप का कोई ऐसा देश नहीं है, लगभग एक दो को छोड़ दें, ब्रिटेन और, जिसके नागरिक अपने जीवन काल में 2-3 देश की नागरिकता न ले ली हो। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चीज़ें एस्टैब्लिश हो गई हैं। उससे पहले इतने बार रीस्ट्रक्चर ऑफ बाउंड्री यूरोप का हुआ कि बड़ा मुश्किल है। भारत में ही देखिए कि अभी भी फिर बहुत सारे अब पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू सिख आएंगे, फिर इंडियन आइडेंटिटी लेंगे। तो इस सब का फर्क पड़ता है सोच में, ह्यूमन व्यवहार के अंदर। तो इसलिए इसको संज्ञात्मक कौशल को पूरा इंटीग्रेटेड हो के देखना होगा। नर्चर वर्सेस नेचर वर्सेस नर्चर, इसमें विकास में प्रकृति का क्या योगदान है, तो हमको यहाँ पे रूसो को समझना होगा। रूसो कहता है कि किसी भी शिक्षा के विकास के लिए, संज्ञात्मक विकास के लिए प्रकृति की बहुत बड़ी भूमिका है। नेचर से सब कुछ सीखता है। पोषण का मतलब है कि आप उसके खान पान, उसके शारीरिक विकास को देखना होगा। दूसरी बात है कि कोई भी बच्चा 15 मिनट से अधिक, स्कूल पूर्व का बच्चा का ध्यान होता है, उसके बाद वो दिक्कत करता है। तो कहीं ना कहीं इस विकास के लिए जो नई शिक्षा नीति कहती है कि कुछ वोकेशनल चीज़ें, कुछ घुमाना, फील्ड वर्क, टूर वर्क, यानी चार दीवारी के अंदर, जो रूसो और टैगोर भी बात को मानते कि शिक्षा को ना कैद करके इसको थोड़ा ऑपरेशनल, मोर प्रैक्टिकल बनाया जाए, जिसकी कल्पना की गई है एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंदर। तो उसके द्वारा वो कहीं ना कहीं मतलब प्रकृति और पोषण यानी पेरेंटिंग दोनों के संदर्भ से संज्ञात्मक विकास की में अच्छा प्रभाव आ सकता है, अच्छा उसके परिणाम मिल सकते हैं। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को समझने के लिए हम फिर अगले क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।